ओके फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने फंक्शंस के बारे में समझा था। अगर आप पिछले चैप्टर को मिस कर गए हैं तो आप पिछले चैप्टर्स में जाइए और वहाँ पर फंक्शन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने फंक्शंस और एलियास वगैरह के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पर हम इस नए चैप्टर के अंदर ये समझेंगे कि हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट जो है किस तरीके से काम करते हैं, जॉइंट होते क्या हैं, इसकी ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है। तो इस केस के लिए हम जॉइंट का यूज़ करते हैं। तो जॉइंट को मेनली हमने क्या किया है, जो एसक्यूएल सर्वर है उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: इनर जॉइंट, सेल्फ जॉइंट, आउटर जॉइंट एंड क्रॉस जॉइंट। आउटर जॉइंट जो है इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं: लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट एंड फुल आउटर जॉइंट। तो जब हम इनर जॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इनर जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो भी रिटर्न्स ओनली दोज रिकॉर्ड्स रोज दैट मैच और एग्जिस्ट इन बोथ द टेबल्स। कहता है कि जो उन दोनों टेबल के अंदर, जो जिन दो टेबल्स को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उन दोनों टेबल के अंदर जो मैच करता है, जो एग्जिस्ट करता है, उसी को ये यहाँ पर रिजल्ट सेट में दिखाएगा। उसके बाद सेल्फ ज्वाइन है। सेल्फ ज्वाइन क्या करते हैं? सेल्फ ज्वाइन अलाउज यू टू ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ। सेल्फ ज्वाइन के अंदर अपन एक ही सिंगल टेबल में ही हम ज्वाइन करते हैं, एक सिंगल टेबल को उसी टेबल के किसी कॉलम के साथ हम ज्वाइन करते हैं, तो वो सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। आउटर ज्वाइन, जैसे कि अभी आपको बताया है कि राइट ज्वाइन वुड बी यूज्ड इन इज व्हेन वी आर ज्वाइनिंग मोर देन 2 टेबल्स फ्रॉम द डाटा सेट। जब हम 2 टेबल्स को यूज़ करते हैं या 2 से ज़्यादा टेबल्स को यूज़ करते हैं, उस टाइम पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप: लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या है? क्रॉस ज्वाइन इज अ कार्टेशियन ज्वाइन, मीन्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टेबल्स। जो भी हमारे पास 2 टेबल्स हैं उन दोनों टेबल्स के बीच में जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उनके बीच में हमें एक कार्टेशियन जो है रिलेशनशिप बनता है, उसके बेस पर हमारा रिजल्ट सेट जो है वो हमें डिस्प्ले करता है। इट इज़ सिमिलर टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट जॉइंस ऑल द रोज। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह होता है। सपोज करें अगर पहले टेबल में हमारे पास 3 रोज थे और दूसरे टेबल में भी 3 रोज हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 टोटल जो है 9 रोज, यानी क्रॉस ज्वाइन के अंदर टोटल 9 रोज हमें दिखाएगा। दोनों टेबल का एक दूसरे के साथ रिलेशन करके हमें रिजल्ट सेट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इनर ज्वाइन की। तो इनर ज्वाइन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि 2 टेबल के बीच में जो भी मैचिंग वैल्यूज़ हैं उनके बेस पर हमें रिजल्ट सेट मिलता है। तो सपोज़ करो मैंने एग्जांपल के अंदर मैं इसे पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज़ करो मेरे पास 2 टेबल हैं, एक कस्टमर्स हैं दूसरा ऑर्डर्स हैं। तो अगर मान लें कस्टमर के अंदर मैंने एक आईडी रखी हुई है, कस्टमर आईडी ये है 1 और 3। दूसरा टेबल है हमारे पास ऑर्डर, इसके अंदर हमारे पास जो कस्टमर आईडी है वो 1 और 3 है। तो ये जो कस्टमर आईडी है ये कस्टमर टेबल से ही हमने यहाँ पर इसको मैप किया है। तो इसके लिए हमने कस्टमर आईडी वाला जो ऑर्डर के अंदर कॉलम बना हुआ है इसके साथ फॉरेन की रिलेशन लगा है। ध्यान रखिएगा जब भी आप ज्वाइन को अप्लाई कर रहे हैं तो 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। उसी के बेस पर आप डाटा जो है वो फैच कर सकते हैं। अब अगर हमने कहा है कि ये रो इसे मैप कर रही है और ये रो इसे मैप कर रहा है, तो इसके बेस पर इन दोनों कॉलम टेबल्स के अंदर जिन जिन कॉलम्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है आप उन कॉलम्स को लेकर डिस्प्ले करा सकते हैं, उनका रिजल्ट सेट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। तो यहाँ पर इनर जॉइंट मैंने वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि टेबल 1 है और टेबल 2 है। टेबल 1 जो है वो लेफ्ट साइड टेबल है, टेबल 2 जो है वो राइट साइड टेबल है। इन दोनों के बीच में जो भी हमारे पास मैचिंग वैल्यूज़ होंगी उसके बेस पर हमें रिजल्ट सेट मिल जाएगा। अब अगर आप बात करें सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स क्या है यहाँ पर कि 2 टेबल्स का जो जो आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दीजिए। उसके बाद पहला टेबल नेम है, फिर आप उनके बीच में लिखेंगे इनर ज्वाइन। अगर आप ज्वाइन भी लिखते हैं तो भी काम करेगा, इनर नहीं लगाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसी तरीके से काम करेगा। अब टेबल 1 इनर ज्वाइन के बाद टेबल 2 को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेबल 2 का नाम डाल दीजिए। उसके बाद किन कॉलम्स के ऊपर आपको उन्हें वो ज्वाइन जो है वो लगाना है, उन ज्वाइन कॉलम्स का नेम आपको पास करना पड़ेगा। अब मान लो ऑन टेबल 1 में मेरे पास एक कॉलम है
और टेबल 2 के अंदर एक कॉलम है, तो इन दोनों को मिलाकर जो मेरे पास जॉइन बनता है उससे जो रिजल्ट आता है वो हम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो टेबल है, एक है टेबल ए और एक है टेबल बी। अब इन टेबल्स के अंदर कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। टेबल ए के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जिसमें आईडी है, नेम है, जेंडर है और यूज़र एड्रेस है। टेबल बी के अंदर ये टेबल की खुद की आईडी है और ये टेबल ए की आईडी है, और ये टेबल ए की जो आईडी है इस आईडी के साथ, टेबल ए के साथ फॉरेन की रिलेशनशिप के अंदर है, और ये इसका डिपार्टमेंट है। तो मैंने आपको बताया है कि जब आप पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन लेते हैं और ज्वाइन हम तब लगाते हैं जब मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पहले टेबल से चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे टेबल से चाहिए, तो उनको एक कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पर हम क्या करते हैं, डाटा जो है वो फैच करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास दो ही टेबल है, हो सकता है आप दो से ज़्यादा टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाएं जिनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट हैं, और आप उन एट्रीब्यूट के बेस पर, उन कॉलम के बेस पर उन रिजल्ट्स को आप लेके आना चाहते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मान लो कि मेरे पास टेबल ए और टेबल बी है, इसमें से मैं कुछ कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ सिलेक्ट, जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम एलियास लगाते हैं, तो एलियास क्यों लगाते हैं वो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, अगर मान लो मुझे टेबल ए से कुछ वैल्यू चाहिए, तो कुछ हमें जब इसके अंदर कॉल करेंगे तो लिखेंगे टेबल ए डॉट नेम, टेबल ए डॉट जेंडर। तो टेबल ए बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक एलियास बना लेते हैं। इसको हमने कह दिया T1, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल लेफ्ट साइड का टेबल है, इसका हमने एलियास जो बनाया है वो T1 बनाया है। अब आप क्या करते हैं कि इनर ज्वाइन लगाते हो। इनर ज्वाइन लगाते हैं किसके साथ, टेबल बी के साथ। तो इनर ज्वाइन हमने लगाया टेबल बी के साथ, तो इसको जो है नाम आप T2 दे दीजिए। और अब हमें क्या करना है कि मान लो ये ज्वाइन किनके कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पर ये अप्लाई होगा, कौन से कॉमन एट्रीब्यूट हैं जिसके बेस पर ये ज्वाइन काम करेगा। तो इसके लिए हमने कहा किसको लगाना है, ऑन, किसके ऊपर, T1 के अंदर जो मेरे पास कॉलम है आईडी, और T2 के अंदर जो मेरे पास कॉलम है टेबल ए आईडी, इनके बीच में मुझे ज्वाइन चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ तो ये सारे कॉलम्स की वैल्यू आपको लेके आएगा। ये देखिए, अब अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, सपोज करें कि आपके पास फर्स्ट टेबल के अंदर से आपको नेम लेना था और जेंडर लेना था, और सेकंड टेबल के अंदर से आपको डिपार्टमेंट चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर, ये सिर्फ एज ए एग्जांपल हम छोटा टेबल लेके चल रहे हैं जिसमें बहुत कम कॉलम है, बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत जो भी टेबल होगा, हो सकता है उसके अंदर आपके पास 100-200 एट्रीब्यूट्स हो या कॉलम्स हो, तो वहाँ पर हमें सिलेक्टिव लेके चलना पड़ता है कॉलम को। इसीलिए हम यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करके चल रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, T1 का जो मेरे पास टेबल है इसके अंदर से मुझे उठाना है नेम को, और इसे नाम दे देना है एज यूज़र नेम, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या लेना है, T1 से ही मैं इसका पता करना चाहता हूँ जेंडर क्या है। उसके बाद मैं टेबल 2 से वैल्यू चाहता हूँ डिपार्टमेंट, ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो टेबल 2 डॉट डिपार्टमेंट। अब जब आप इस ज्वाइन को रन करेंगे तो इससे जो हमें रिज़ल्ट सेट मिलेगा वो ये हमें रिज़ल्ट सेट मिलता है। तो इस तरीके से अगर मान लें आप यहाँ पर इसकी आईडी भी लेना चाहते हो कि भाई इनकी आईडी क्या है, तो T1 डॉट ID ले लें, यानी फर्स्ट टेबल की अगर हम आईडी लेके चलते हैं तो फर्स्ट टेबल की आईडी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अब अगर आप चेक करें इन दोनों को क्वेरी को रन करके और देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। हमारे पास टेबल ए है, फिर टेबल बी है। अब टेबल ए के अंदर हमारे पास जो ये आईडी थी 1 2 3, इसके रिस्पेक्टिव में मेरे पास यहाँ पर जो एंट्री है वो 1 3 और 2 है। तो अगर 1 3 और 2 है तो जो मैं यहाँ पर रिजल्ट लेके आ रहा हूँ वो 1 3 और 2 के ही कॉलम का जो मेरे पास इस कॉलम के अगेंस्ट में जो ये आईडी है इसके अगेंस्ट में
जो इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है उसी की वैल्यू जो है वो हमें दिखा रहा है। अगर यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा आईडी होता जो कि मैप नहीं कर रहा होता तो उस टाइम पर हमें डाटा नहीं मिलता। तो ये हो गया आपके पास इनर ज्वाइन। अगर आप इनर ज्वाइन की जगह सीधा इसे ज्वाइन भी लिखते हैं तो भी ये वर्क करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए, अगर आप ज्वाइन भी लगाएंगे तो भी ये आपका उसी तरीके से काम करेगा जैसे इनर लगाने के बाद है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनर ज्वाइन लिख कर करते हैं या सीधा ज्वाइन लिखकर अपने रिजल्ट सेट को लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपके पास इनर ज्वाइन। ओके, हमने समझ लिया कि हमारे पास इनर ज्वाइन क्या होता है। अब हमें क्या करना है कि अगला ज्वाइन जो इसके अंदर दिया हुआ है, हमने कहा कि एसक्यूएल ज्वाइन में आपका सेल्फ ज्वाइन है, ऑटो ज्वाइन है और क्रॉस ज्वाइन है। तो सेल्फ ज्वाइन से पहले हम ऑटो ज्वाइन को समझ लेते हैं। हमने कहा ऑटो ज्वाइन में आपके पास 3 तरह के ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे पीछे अभी मैंने बताया था कि लेफ्ट ज्वाइन में या लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि टेबल 1 की जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं टेबल बी के अंदर, यानी लेफ्ट साइड टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उठाएगा, लेकिन राइट साइड से उन्हीं रोज को उठाएगा जो कि लेफ्ट साइड की वैल्यू से मैच कर रहे होंगे। अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू से राइट साइड के टेबल्स में जो वैल्यू मैच नहीं करते हैं उसको वहां पर वो नल दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं तो आप अपने दिमाग में एक बात क्लियर करके रखिएगा कि हम मुझे लेफ्ट साइड के टेबल की सारे रोज को लेके चलना है, लेकिन राइट साइड से मुझे उन्हीं रोज को पिक करना है जिनका मैचिंग जो है वो मुझे मिल जाए। तो ये होता है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। यहाँ मैंने 2 टेबल की हेल्प से समझाने की कोशिश की है कि जैसे आपके पास कस्टमर ऑर्डर का टेबल है, कस्टमर में आपके पास 1 2 3 आईडी है और यहाँ पर 1 4 एंड 3 आईडी है। तो जब आप लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं कि मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है तो ये सारे का सारा लेके आएगा, लेकिन राइट साइड में जो आपके पास ये ऑर्डर का टेबल है इसमें ये वाला जो रो है वो इसमें किसी से भी मैप नहीं करता, इसीलिए ये क्या करेगा, राइट साइड का ये जो रो है ये बिल्कुल भी पिक नहीं करेगा क्योंकि मैप नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये क्या किया, इसने मैप नहीं हुआ तो यहाँ पर इसने उसको पिक नहीं किया और इसकी जगह पर उसने हमें नल दिखा दिया। अब यहाँ पर आप पिक्टोरियल फॉर्म में बैन डायग्राम की हेल्प से समझिए कि अगर आपने कहा कि लेफ्ट साइड का टेबल और राइट साइड के टेबल के बीच में लेफ्ट ज्वाइन लगाना है तो यानी लेफ्ट साइड का टेबल का तो सारा रिकॉर्ड आएगा, लेकिन राइट साइड से मुझे वही रिकॉर्ड मिलेंगे जो कि मैचिंग होंगे, अदरवाइज नहीं मैचिंग है तो उसके अंदर उसकी जगह पर हमें नल वैल्यू मिल जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है वो वर्क करता है और इसे इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे पास 2 टेबल हैं, एक कंपनी है और एक कैंडिडेट है। तो हमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है इन्हीं दोनों टेबल के ऊपर अप्लाई करना है, तो हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई करके चेक कर लेते हैं एक बार। हमने जैसे पहले भी आपको बताया था कि कभी भी जब आप ज्वाइन लगाते हैं तो उसमें टेबल का हमें एलियास ले लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसका एलियास बना लेता हूँ कंपनी, और क्योंकि हमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन आप लिखिए यहाँ पर, फिर आप उस टेबल का नाम बताइए जिस टेबल के साथ आप इस ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हमारे पास क्या है, कैंडिडेट है, कैंडिडेट में, और कैंडिडेट के लिए मैंने एलियास जो है वो CN ले लिया है। अब हमें बताना होगा कि क्या जो कॉलम्स हैं किनके बेस पर हम ये ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जो हमारे पास कंपनी का आईडी था और जो कैंडिडेट के अंदर मेरे पास कंपनी आईडी है, यहाँ पर ये टेबल ओपन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कंपनी आईडी है। तो ये
कंपनी आईडी के साथ हमें इसको रिलेट करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर बाकी कॉलम्स को लेके आते हैं। इनवैलिड कॉलम नेम कैंडिडेट आईडी डॉट pmp। ओके, तो कैंडिडेट में हमारे पास टेबल है, कंपनी में कॉलम है कंपनी आईडी। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करें, आप कंपनी आईडी लिख दें, इसके बाद इसे रन करिए। ये देखिए, इसमें हमें लेफ्ट ज्वाइन जो है वो दे दिया है। अब हम इसमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को कॉल कर लेते हैं, जैसे कंपनी और कैंडिडेट के अंदर हम कुछ कॉलम जो हमें कॉल करना है उसको हम चेक कर लेते हैं। एक कंपनी आईडी ले लेते हैं, कंपनी नेम ले लेते हैं, और इसके अंदर से हम फुल नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा CMP के अंदर से हमें चाहिए कंपनी नेम, और यहाँ पर कंपनी आईडी भी ले लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किस आईडी के अगेंस्ट में वैल्यू को निकाल रहे हैं। कंपनी आईडी होगी, कंपनी नेम हो गया, और जो कैंडिडेट है उसके अंदर से आपको क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए। तो इसको फुल नेम को आप ले लें, इसको रन करके चेक कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इसने हमें रिजल्ट दे दिया। अब हम इन तीनों को रन करते हैं और कंपेयर करते हैं। एक बार हमने कहा है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। उसके लिए हमने कहा कि जब आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाते हैं तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर जो आपके पास लेफ्ट साइड का टेबल है, लेफ्ट साइड का टेबल कौन सा हमारे पास, कंपनी जो है ये हमारा लेफ्ट साइड का टेबल है। तो इस कंपनी के अंदर जितनी भी मेरे पास आइटम है वो सारे के सारे डिस्प्ले होंगे, और उसके रिस्पेक्ट में जो मेरे पास राइट साइड का टेबल है, राइट साइड का टेबल कौन सा है, कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के अंदर जो भी आईडी मैप करेगा, मैच करेगा, उसके रिकॉर्ड को वो चेक दिखाएगा, अदरवाइज बाकियों के लिए वो नल दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास अगर इसके अंदर आईडी है 1 2 3 एंड 4, तो कैंडिडेट के अंदर भी मेरे पास अगर कंपनी आईडी आप सर्च करें, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 आईडी जो है वो इसके साथ मैप कर रहा है। लेकिन 5th और 6 जो है इसके अगेंस्ट में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। बट जब आप ज्वाइन रन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, 5th और 6th रिकॉर्ड को भी लेके आ रहा है, बट क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी आईडी में 5th और 6th के अगेंस्ट में कोई भी मैचिंग रो नहीं था, तो उसने वहाँ पर सिर्फ नल वैल्यू दिया है जब हम राइट साइड के टेबल से वैल्यू को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाते हैं तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है कि मैं लेफ्ट साइड की जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी लूंगा, बट राइट साइड से मैं वही रो लेके आऊंगा जो उसके साथ मैच करेगा। अदरवाइज जो भी अगर मान ले लेफ्ट साइड से रिकॉर्ड्स है और राइट साइड में वो नहीं है तो वो हमें नल वैल्यू देगा। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं, अगर आप आउटर को हटा दें तो भी ये काम करेगा। आउटर जो है कोई मैंडेटरी कीवर्ड नहीं है कि आप इसमें आउटर लगाएं। आप अगर यहाँ पर सीधा लेफ्ट ज्वाइन भी लगते हैं तो भी ये वर्क करेगा। ये देखिए, तो ये हमारा था कि किस तरीके से लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है वो वर्क करता है। अब हम आते हैं राइट आउटर ज्वाइन के ऊपर। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन के अंदर हम सेम टेबल यूज कर लेते हैं, और जो ये हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा था उसे ही कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर इसे लेफ्ट की जगह पर राइट आउटर ज्वाइन लगाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट आउटर ज्वाइन के अंदर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। राइट आउटर ज्वाइन के अंदर होता क्या है
कि राइट आउटर ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, यानी सेकेंड टेबल से सारा डाटा मुझे मिलेगा, बट लेफ्ट टेबल से, यानी राइट टेबल का सारा डाटा आएगा लेकिन लेफ्ट टेबल से वही रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो मैचिंग होंगे। अदरवाइज जैसे हम लेफ्ट के अंदर देख रहे थे कि अगर मैचिंग नहीं है तो नल वैल्यू आ रहा है, वैसे राइट के लिए मैचिंग नहीं है तो नल वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दो टेबल ले रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। कस्टमर के अंदर 1 2 3 है और यहाँ पर आपके पास ऑर्डर के अंदर जो कस्टमर आईडी है 1 4 3 है। तो जब आप यहाँ पर इसे कंपेयर करेंगे तो ये क्या कर रहा है, 1 और 3 इन दोनों से इसने कंपैरिजन की, रिकॉर्ड्स इन दोनों के अगेंस्ट में लिया आया, बट क्योंकि 4 के अगेंस्ट में यहाँ पर कोई भी हमारे पास रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर इसने नल दिखा दिया है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन राइट साइड की सारी वैल्यू वो लेके आया। ऑर्डर आईडी 100 200 300 आप चेक करो तो राइट साइड के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो लेके आया, बट लेफ्ट साइड में वही लेके आया है जो मैचिंग था। अब अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो इसके अंदर आप समझिए कि आपके पास ये लेफ्ट टेबल है और ये राइट टेबल। तो राइट टेबल का सारा डाटा आएगा बट लेफ्ट टेबल से वही आएगा जो मैच करेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिंटैक्स के लिए सेम रहता है, जो आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन का सिंटैक्स है वही राइट आउटर ज्वाइन का सिंटैक्स है। आप जिन कॉलम्स को लेना चाहते हैं उसे लीजिए, टेबल का नेम पास कीजिए, राइट ज्वाइन लिखते हैं, कई बार हम राइट ज्वाइन लिखते हैं या राइट आउटर ज्वाइन भी लिख सकते हैं, सब तरीके से ये काम करता है। जैसे कि अभी मैंने लेफ्ट के लिए बताया था कि अगर आप आउटर कीवर्ड नहीं लगाते तो भी ये काम करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप किन कॉलम्स के ऊपर इन ज्वाइन को अप्लाई करना चाहते हैं कॉलम का नेम पास कर दीजिए। तो ये हमने काम यहाँ पर राइट आउटर ज्वाइन के अंदर कर दिया है और सेम टेबल लेके चल रहे हैं जो हमारे पास पहले टेबल पड़ा हुआ था। अब अगर आप इसे रन करते हैं तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए राइट आउटर ज्वाइन में जितने भी नेम थे वो सारे के सारे लेके आया है। मैं इसको एक बार इससे कंपेयर करके आपको बताता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप समझ सकें। यहाँ पर हम इस टेबल को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ देखिए, आप अगर राइट टेबल की बात करते हैं तो मेरे पास कैंडिडेट टेबल जो है वो राइट टेबल है, राइट साइड का टेबल है। तो इसके अंदर आप देखेंगे फुल नेम में अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, जितने भी नेम्स हैं वो सारे मेरे पास आने चाहिए। और लेफ्ट साइड में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर जितनी मेरे पास रोज हैं उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है वो लेगा, अदरवाइज यहाँ पर ये नल वैल्यू देगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 के अगेंस्ट में जो डाटा पड़ा हुआ वो लेके आया और बाकी जो है डाटा, क्योंकि ये नल था तो नल के अगेंस्ट में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है लेफ्ट साइड में, तो इसीलिए इसने यहाँ पर इसको नल शो कर दिया। तो जैसे कि उसमें बताया था कि अगर आप आउटर नहीं लगाते और फिर भी रन करते हैं तो भी यह आपका रिजल्ट देता है। तो ध्यान रखिएगा, आउटर लगाएं या ना लगाएं रिजल्ट आपको फिर भी मिलेगा। अब ये तो हो गया आपका राइट आउटर ज्वाइन। अब राइट आउटर ज्वाइन के बाद अगर हम बात करें फुल आउटर ज्वाइन की, तो फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम फुल आउटर ज्वाइन को समझ लेते हैं कि फुल आउटर ज्वाइन है क्या। तो फुल आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम आते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन के अंदर क्या कहता है कि जब आप फुल आउटर ज्वाइन करते हैं तो आप की रो चाहे लेफ्ट साइड के राइट साइड से मैच हो या ना हो, या फिर राइट हैंड साइड के टेबल से लेफ्ट हैंड साइड टेबल की रिकॉर्ड मैच हो या ना हो, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेके आएगा। यही फुल आउटर ज्वाइन का मतलब होता है। इसको अगर आप डेफिनेशन समझिए तो रिटर्न कीवर्ड ऑल रिकॉर्ड्स वेयर देयर इज अ मैच इन लेफ्ट और राइट, यानी ये और है, चाहे लेफ्ट से मिल जाए या राइट से मिल जाए, जो भी है जितना भी डाटा है वो सारे का सारा लेके आएगा। अगर लेफ्ट साइड में मैचिंग रिकॉर्ड है तो उसके अगेंस्ट में वैल्यू देगा, नहीं है तो नल देगा। ऐसे ही राइट के लिए होगा, अगर राइट में मैचिंग रिकॉर्ड है तो देगा, अदरवाइज नल देगा। तो यहाँ पर जब आप फुल आउटर ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर भी आपका जो सिंटैक्स रहता है वो वही रहता है, फर्क नहीं है। सिर्फ हम फुल आउटर ज्वाइन जो है वो लिख देते हैं, जैसे कि आपने लेफ्ट लिखा वैसे ही आप फुल लिखेंगे तो रिकॉर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम फुल आउटर ज्वाइन के लिए भी सेम काम करने जा रहे हैं।
हमने क्या कहा कि जब आप फुल आउटर ज्वाइन की बात करते हैं तो राइट को यहाँ हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए फुल आउटर ज्वाइन और यहाँ पर इनको कॉल कर लीजिए। देखिए फुल आउटर ज्वाइन के अंदर क्या हुआ कि जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे आए हैं मेरे पास। अगर लेफ्ट साइड में जो जैसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर देखा कि जब लेफ्ट साइड से सारे रिकॉर्ड आ रहे थे और राइट में जो मैप नहीं कर रहा था उसके अगेंस्ट में मेरे पास नल वैल्यू आई। ऐसी राइट आउटर ज्वाइन में देखा कि राइट के सारे आ रहे थे और जो मैप नहीं कर रहा था वो लेफ्ट में हमारे पास नल आया। तो जब आप फुल आउटर ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब चाहे राइट से मैच करें लेफ्ट से मैच करें, दोनों का जो भी है वो सारे का सारा कंबाइन करके पूरे रिकॉर्ड से हमें अप्लाई कर देता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब आप फुल आउटर ज्वाइन के बारे में बात करते हैं तो फुल आउटर ज्वाइन का मतलब ये ध्यान रखिएगा, चाहे लेफ्ट साइड से रिकॉर्ड मैच कर रहा हो या राइट साइड से रिकॉर्ड मैच कर रहा हो, जो भी है उन दोनों का और है, यानी दोनों में जो जो चीज़ें मैच कर रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपका ला के देगा। नहीं भी मैच कर रही हैं तो भी उसकी जगह पर नल वैल्यू दे देगा। लेकिन ये फुल आउटर ज्वाइन लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को कंबाइन करके एक हमारे पास कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो दे देता है। तो इस तरीके से हमारा फुल आउटर ज्वाइन काम करता है। तो फुल आउटर ज्वाइन के बाद हम देख लेते हैं हमारे पास दूसरा ज्वाइन कौन सा है। फुल आउटर ज्वाइन के बाद हमारे पास आता है क्रॉस ज्वाइन। तो जब आप क्रॉस ज्वाइन के बारे में बात करते हैं तो क्रॉस ज्वाइन के बारे में बात करने से पहले हमें समझना होगा कि क्रॉस ज्वाइन क्या है और हमें कब अप्लाई करना चाहिए। तो जब आप क्रॉस ज्वाइन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन में कहता है इज यूज्ड टू जनरेट पेयर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल विद ईच रो ऑफ सेकेंड टेबल, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो का पूरा पेयर्ड कॉम्बिनेशन ये मुझे प्रोवाइड करता है। इसको हम कार्टेशियन ज्वाइन भी कहते हैं। तो यानी फर्स्ट टेबल यानी लेफ्ट टेबल और राइट टेबल का दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें देगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ इस बात को समझिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 रिकॉर्ड है और यहाँ पर 3 रिकॉर्ड है, तो इसको 3 रिकॉर्ड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं। तो कैसे देता है, 1 को पहले 100 से करेगा, फिर 1 को 200 से करेगा, फिर 1 को 300 से करेगा। अगर आप रिजल्ट के अंदर चेक करें तो यहाँ पर देखिए कि मेरे पास जो कस्टमर आईडी 1 था इसके अगेंस्ट में ऑर्डर आईडी 1 से इसने किया, फिर आपके पास ऑर्डर आईडी 200 था तो 1 को फिर 200 से इसने रिकॉर्ड को मैप किया। उसके बाद 1 के अगेंस्ट में 300 हमारे पास है तो 1 को इसने क्या किया 300 से मैप किया। इसका मतलब जब आप क्रॉस ज्वाइन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड हैं और दूसरे टेबल में 10 रिकॉर्ड हैं तो क्रॉस ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि एक एक आईडी के अगेंस्ट में जो भी मेरे पास दूसरे टेबल के अंदर वैल्यू होगी उसके अंदर वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मैप करके लेके आएगा, यानी सारे रिकॉर्ड्स को वो कंबाइन करके लेके आएगा। तो यानी जो अगर आपके पास 5 रिकॉर्ड एक टेबल में है और 10 रिकॉर्ड दूसरे टेबल में है तो टोटल उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट को फर्स्ट से किया, उसके बाद फर्स्ट को सेकंड से किया, फर्स्ट को थर्ड से किया, ऐसे सेकंड को फर्स्ट से करेगा, सेकंड को सेकंड से करेगा, सेकंड को थर्ड से करेगा। सिमिलरली थर्ड के लिए भी ये सेम प्रोसेस यूज करेगा, थर्ड को फर्स्ट से करेगा, थर्ड को सेकंड से करेगा और थर्ड को थर्ड से करेगा। तो इस तरीके से जो एक कंसोलिडेटेड हमारे पास रिजल्ट आता है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्रॉस ज्वाइन। अब इस क्रॉस ज्वाइन का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सिलेक्ट कीजिए जो भी कॉलम आपको लेना है फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2। टेबल 1 और टेबल 2 से जो भी आपको डाटा लेके आना है वो आप क्रॉस ज्वाइन करके यहाँ पर डाटा ला सकते हैं। किन कॉलम्स के बेस पे लाना है ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन का मतलब ही हुआ है कि एक रिकॉर्ड सभी रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस करेगा, ज्वाइन क्रॉस करेगा, उसका रिजल्ट जो है वो लेके आएगा। तो इसको अगर आप एक्चुअल में देखना चाहें तो हम कैसे देखें, यहाँ पर हम लिखते हैं क्रॉस ज्वाइन। अब अगर आप यहाँ इन दोनों टेबल को देखें, इन दोनों टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ये आपके पास 6 रिकॉर्ड यहाँ पर है और 6 रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो जब आप इन दोनों का क्रॉस ज्वाइन करते हो तो उस केस के अंदर जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं वो टोटल 36 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। क्रॉस ज्वाइन यानी सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आएगा उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। तो अगर मैं इनको यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन के लिए अप्लाई करूँ तो क्या होता है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए क्रॉस ज्वाइन, और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर किन कॉलम्स के बेस पर है वो हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इनको रन करेंगे तो क्रॉस ज्वाइन में ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो कितना है, 36 आया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है ये इसने मुझे क्रॉस ज्वाइन में दे दिया। अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं ऑर्डर बाय, आप करते हैं कंपनी आईडी, तो ये हमें क्या देगा, ये देखिए 1 1 1 करके 1 का सबके साथ दूसरे टेबल के साथ किया, फिर 2 के लिए किया, फिर यहाँ 3 के लिए किया, फिर 4 के लिए किया, फिर 5 के लिए किया और 6 के लिए किया। तो अगर आप कंपनी के अंदर देखें तो टोटल मेरे पास 6 रिकॉर्ड थे। तो फर्स्ट का कैंडिडेट के हर रो के लिए इसने किया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किया, फिर फर्स्ट को सेकंड के लिए किया, फर्स्ट को थर्ड के लिए किया। इसी तरीके से इसने क्रॉस करके ये क्रॉस ज्वाइन का जो भी हमारे पास कार्टेशियन का जो भी रिजल्ट आता है वो हमें दे दिया। तो ध्यान रखिएगा क्रॉस ज्वाइन जब आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो ये आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि दोनों टेबल का एक कंबाइंड रिजल्ट मुझे उठा के लेके आना है, तो वो आपके पास क्रॉस ज्वाइन के अंदर हमारे पास इम्प्लीमेंट होता है। या क्रॉस ज्वाइन जो है इस तरीके से वर्क करता है। तो क्रॉस ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों एक ही तरीके का है। इसे कार्टेशियन ज्वाइन भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों टेबल का जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो सारा ज्वाइन करके ये हमें दिखाता है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन के बाद जो हमारे पास ज्वाइन है वो है सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले भी मैंने बताया है कि सेल्फ ज्वाइन होता क्या है। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है कि अगर एक ही टेबल के अंदर आप ज्वाइन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक ही टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ अगर आप ज्वाइन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर ये क्रॉस ज्वाइन कहलाता है, सॉरी सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। जैसे कि एज द नेम सिग्निफाइज इन सेल्फ ज्वाइन अ टेबल इज ज्वाइन टू इटसेल्फ। टेबल जो है वो अपने टेबल के साथ ही ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करता है। दैट इज ईच रो ऑफ टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ एंड ऑल अदर रो डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन। किसी कंडीशन के बेस पर अगर आप इन ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक ही टेबल के अंदर आप इन ज्वाइन को लगाते हैं, इसीलिए सेल्फ ज्वाइन कहलाता है क्योंकि वो खुद के ऊपर ज्वाइन इम्प्लीमेंट कर रहा है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज अ ज्वाइन बिटवीन टू कॉपीज ऑफ द सेम टेबल। यानी एक ही टेबल की दो कॉपीज बनाकर हम कुछ कंडीशन के बेस पर जब रिकॉर्ड्स को फैच करते हैं तो वो हमारा सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। चलिए सेल्फ ज्वाइन कैसे लगाते हैं टेबल के ऊपर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि सेल्फ ज्वाइन का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिंटैक्स मतलब वो तरीका या वो वे जिस वे में हम किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यहाँ पर आपके पास कहता है सेल्फ ज्वाइन के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल ए और टेबल बी, यानी जो आपने टेबल ले रखा है उसी का एक एलियास बनाना है, उसी का दूसरा एलियास बनाना है। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड चाहिए तो इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर डाल दीजिए और कंडीशन डाल के उसे कॉल कर लीजिए या एग्जीक्यूट करा दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट नाम से हमारे पास एक टेबल है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका एलियास बना लेते हैं। ये दो हमने एलियास बना लिए। अब हमें क्या करना है, एज कॉलम के बेस पर इसका सेल्फ ज्वाइन हमें क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं S1 डॉट, कह दीजिए कि आप स्टूडेंट नेम ले रहे हैं, और S2 डॉट आप ये ले रहे हैं, और यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिए वेयर S1 डॉट एज इज इक्वल टू S2 डॉट एज। देखिए इस बेस पर इसने क्या किया,
जो भी आपके पास सेल्फ ज्वाइन यानी इन दोनों को पहले से जिसका रिकॉर्ड उसी, क्योंकि हमने उसी की एक कॉपी बनाई है, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप दो टेबल का ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, एक सिंगल टेबल का ज्वाइन लगा रहे हैं। तो अगर आपने एक टेबल बनाया है जिसका नाम स्टूडेंट है, इसका हमने अलियास S1 लिया, और दूसरा उसी का हमने एक कॉपी बनाया है S2 के नाम से, और हम कह रहे हैं कि S1 के एज के अंदर जो S2 के एज के इक्विवेलेंट आपके पास रिजल्ट है, जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसके अगेंस्ट में आपको ये डाटा यहाँ पर दिखाए। अगर आप इसको इस तरीके से और कुछ कॉलम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। डॉट हम यहाँ आईडी ले लेते हैं, S1.id हमने ले लिया। अब आप इसे रन करें, देखिए तो आपके पास अगर नॉर्मल आप स्टूडेंट टेबल को चेक करें तो नॉर्मल स्टूडेंट टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं हमारे पास। देखिए टोटल 10 रिकॉर्ड है हमारे पास। तो जब हम एज को कंपेयर कर रहे हैं, यानी पहला यानी एक ही जो आपके पास कॉलम है इसी की कॉपी से कंपेयर करेंगे, तो जो उसके कंपैरिजन में रिजल्ट मिलता जाएगा वो सारे के सारे रिजल्ट ये हमें एक बार कंबाइंड रिजल्ट के अंदर दिखा देगा। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 34 रिकॉर्ड जो हैं सेल्फ ज्वाइन के थ्रू ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो सेल्फ ज्वाइन जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना कि यहाँ पर तो मैंने एज के बेस पर किया, बट हो सकता है कि आपके पास एक टेबल है, इसके अंदर एक आईडी है, हो सकता है उसके अंदर कोई दूसरी आईडी है, और आप उन दोनों आईडी के बेस पर सेल्फ ज्वाइन करके डाटा जो है वो निकालना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि जो दो कॉलम मेरे पास आईडी है उसमें कितने मेरे पास डाटा हैं जो मैप करते हैं और उसका रिजल्ट हमें लेके आना है। तो सेल्फ ज्वाइन हम सिर्फ एक ही टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर हमें एक ही टेबल के डाटा से उसी का एक रेप्लिका बनाते हैं और उस रेप्लिका के बेस पर दोनों का हम ज्वाइन क्रिएट करते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन सिर्फ एक टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो ये हमारे सारे के सारे ज्वाइंस थे जो अभी हमने चेक किए हैं। तो ज्वाइंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हमारे पास टॉपिक में क्या है। इसके बाद आता है हमारे पास केस स्टेटमेंट। तो केस स्टेटमेंट क्या है, इसको ज़रा आपको बेहतर तरीके से समझना होगा कि कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेरी करते हैं, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो आपको पता होगा कि अगर आप मल्टीपल इफ़ एल्स के जब कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो दूसरा कंडीशन चेक करो, दूसरा कंडीशन सही नहीं है तो तीसरा कंडीशन चेक करो, तीसरा कंडीशन सही नहीं है तो चौथा कंडीशन चेक करो। तो सेम जो कंडीशन है एसक्यूएल के अंदर जो हम लिखते हैं तो वो केस कहलाता है। इसके अंदर है केस एक्सप्रेशन कहलाता है। ये गोज थ्रू कंडीशन एंड रिटर्न ए वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। सो वंस अ कंडीशन इज ट्रू इट विल स्टॉप रीडिंग एंड रिटर्न द रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक कंडीशन से उसको मैप कर जाते हैं तो रिटर्न जो है वो रिजल्ट वहीं से कर देगा, उसके आगे वो कंटिन्यू नहीं करेगा। इफ़ नो कंडीशंस आर ट्रू इट रिटर्न्स द वैल्यू इन द एल्स क्लॉज। अगर मान लें कि जो भी आपने कंडीशन इंप्लीमेंट किया है और वो कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो एल्स है वो उस तरीके से हमें रिटर्न करेगा। तो आप केस स्टेटमेंट जो है, आप स्विच केस एक लैंग्वेज के अंदर हम देखें तो स्विच केस की तरह ही है कि आपके पास किसी भी कंडीशन को मैप करिए तो वो कंडीशन रिजल्ट देगा, अदरवाइज आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है, जो भी डिफ़ॉल्ट में आपने लिखा है वो हमें रिटर्न करेगा। इफ़ देर इज़ नो एल्स पार्ट एंड नो कंडीशन आर ट्रू इट रिटर्न नल। अगर मान ले एल्स पार्ट में नहीं लगाता हूँ और कुछ भी जो कंडीशन है उसे मेरा रिजल्ट मैप नहीं करता या मैच नहीं करता, तो उस केस में मेरे पास वैल्यू जो है वो नल हमें मिलता है। तो ऐसे ही हमारे पास ये इसका केस का सिंटैक्स है। सिंटैक्स में कहता है केस कीवर्ड है व्हेन
जब एक कंडीशन ट्रू हो तो मुझे ये रिजल्ट रिटर्न करो, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो इसे रिजल्ट रिटर्न करो। इसी तरीके से सो ऑन जितनी कंडीशन चाहें आप लिख सकते हैं, और एल्स पार्ट में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख सकते हैं और इसको एंड कर दीजिए। जब आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो आपका केस कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो भी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाता है। अब हम इसी को टेबल के ऊपर देखते हैं। अभी हमने स्टूडेंट टेबल यूज़ किया था, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक जेंडर कॉलम है। तो जेंडर कॉलम में हम चेक करना चाहते हैं कि भाई अगर मुझे कहीं पर मेल मिलता है उसकी जगह पर मुझे पूरा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े और सिर्फ एम लिखकर मैं अपना जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लूँ। अगर फीमेल है तो एफ मैं वहाँ पर डिस्प्ले कराऊँ, और कुछ नहीं है तो नो रिजल्ट मैं डिस्प्ले कराऊँ। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसको कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट डालूँ, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम ले लिया मैंने, ठीक है, और जेंडर टाइप मैं ले लेता हूं। यहाँ पर जेंडर टाइप के अंदर जो है मुझे केस स्टेटमेंट चाहिए। तो केस स्टेटमेंट के हिसाब से पहले आपको केस लिखना होगा। केस लिखने के बाद आप लिखेंगे व्हेन, कब, जब, जेंडर क्या हो, अगर कहीं पर जेंडर मिले उसको मेल तो उसे क्या देना चाहिए, मुझे सिर्फ एम देना चाहिए। अब अगर मान लें व्हेन जेंडर जो हो वो अगर कहीं पर उसको फीमेल दिख जाता है तो मुझे वो सिर्फ एफ रिटर्न करे। एल्स अगर उसे कुछ नहीं दिखता तो मुझे रिटर्न करें नो जेंडर, और मैं इसको एंड कर देता हूं स्टेटमेंट को। अब इस स्टेटमेंट के बाद अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप यहां से उठा सकते हैं। स्टेटमेंट को एंड करने के बाद आप यहां पर मान लें एज लेना चाहते हैं तो आप एज कॉलम ले लें। मार्क्स आपको डिस्प्ले कराना है तो आप मार्क्स डिस्प्ले करा दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलम्स लेने हैं, कौन से कॉलम्स नहीं लेने हैं। बट ध्यान रखिएगा केस स्टेटमेंट यहाँ से केस से आपका कीवर्ड से स्टार्ट होगा, और जब आप इसको एंड कर दोगे तब जाके आपका ये केस स्टेटमेंट जो है वो एंड होता है। अदरवाइज केस स्टेटमेंट आपको एरर देता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को रन करें तो देखिए ये मुझे क्या रिटर्न करता है। देखिए मैं इसको पूरा स्टूडेंट के साथ आपको दिखा देता हूं। तो जब मैं इस पूरे स्टेटमेंट को रन करता हूं तो यहाँ पर ये हमें क्या दे रहा है, आपने कहा है कि जहाँ पर एम है मेल मिलता है वहाँ पर वो जेंडर टाइप जो है एम डिस्प्ले कर दे, फीमेल मिलता है एफ कर दे। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर उसे जो जो मिला उसके हिसाब से जो मैंने उसे रिटर्न करने के लिए कहा था वो रिटर्न उसने कर दिया। अब जैसे कि मैंने केस बताया था कि अगर सपोज करें कि मेरे पास कोई भी केस स्टेटमेंट में नहीं मैच करता तो क्या करे, नो जेंडर रिटर्न करे। तो मैं यहाँ पर अगर मान लो ये लिख देता हूँ फीमेल 1 और उसके बाद इसको रिटर्न करूँ तो क्या देगा मुझे, देखिए फीमेल 1 कहीं भी उसको नहीं मिला तो उसकी जगह पर जो एल्स पार्ट का वैल्यू था वो उसने वहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। यानी फीमेल 1 हमारे सिस्टम के अंदर कहीं भी नहीं है। अगर आप इस स्टूडेंट टेबल को चेक करेंगे तो देखिए फीमेल 1 कहीं भी नहीं है। तो इस केस के लिए हमने क्या लगाया था कि भाई अगर आपके पास फर्स्ट केस से मैप करो नहीं मिला, ठीक है आगे बढ़ो, सेकंड केस से मैप करो नहीं मिला आगे बढ़ो। अगर मान लो सेकंड केस में जिस केस में आपको वैल्यू नहीं मिलती है तो उस केस में आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते जाओगे, और अगर मिल जाता है तो उसकी जगह पर जो वैल्यू है वो हमें दिखा देगा। तो इस तरीके से हमारा केस स्टेटमेंट जो है वो काम करता है। ये
स्टेटमेंट स्विच केस की तरह होता है। अगर लैंग्वेज कोई अभी आपने पढ़ा हो तो उसमें आपने स्विच केसेस पढ़े होंगे, तो उसमें वही होता है कि इफ एल्स, यानी एक कंडीशन मैप किया, वहाँ से जैसी मैच हुआ वहाँ से रिटर्न जो है रिजल्ट चला जाता है। अगर मान लें कोई रिकॉर्ड या कोई भी वैल्यू जो है वो मैप नहीं करती है, मैच नहीं करती है, तो उस केस के अंदर जो भी आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली है वो चला जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, इसका सिंटैक्स आप जब स्टार्ट करते हैं तो केस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और एंड आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसके बीच में कहीं भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट आपका काम नहीं करेगा। तो ये था हमारा केस एक्सप्रेशन। अब केस एक्सप्रेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या है। चलिए, हमारे नेक्स्ट लिस्ट के अंदर है सब क्वेरी। तो हमें समझना होगा कि सब क्वेरी हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं और सब क्वेरी होता क्या है। तो जब हम सब क्वेरी के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सब क्वेरी क्या है कि एक मेन क्वेरी के अंदर अगर आप एक और क्वेरी लिख रहे हो तो वो सब क्वेरी कहलाता है। तो इसको कहा गया है सब क्वेरी इज अ नेस्टेड क्वेरी इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी। किसी भी एसक्यूएल क्वेरी के अंदर कोई और आपने क्वेरी लिख दी तो वो आपके पास सब क्वेरी कहलाता है या नेस्टेड क्वेरी कहलाता है। तो जिस क्वेरी के अंदर आपने अपनी दूसरी क्वेरी लिखी है वो आपकी मेन क्वेरी है, और क्योंकि आपने मेन क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी जनरेट कर दी है इसलिए सब क्वेरी है। अब सब क्वेरी इज ऑलवेज इन द पैरेंथेसिस। जब भी सब क्वेरी हम लिखते हैं हमें सब क्वेरी को पैरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ता है। सब क्वेरी एग्जीक्यूट ओनली वंस बिफोर एग्जीक्यूटिंग द मेन क्वेरी। सब क्वेरी जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, और ये एग्जीक्यूट होने का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है कि पहले आप सब क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आपका मेन क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपकी मेन क्वेरी जो है वो सब क्वेरी के ऊपर डिपेंडेंट है। सब क्वेरी आउटपुट यूज्ड बाय द मेन क्वेरी। सब क्वेरी यूज्ड इन सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स। तो जो सब क्वेरी होता है या तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, अपडेट या डिलीट के अंदर यूज कर सकते हैं। अब जब आप सब क्वेरी लिख रहे हो तो आपको कुछ नियम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर सब क्वेरी जो है कई बार आपका सिंटैक्स का एरर थ्रो कर सकता है या सब क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहला ध्यान रखिएगा कि सब क्वेरी मैं वहीं पर लगाऊंगा जहां पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलनी चाहिए, सिंगल आइटम मिलना चाहिए, वहीं पर मैं सब क्वेरी यूज करूंगा। अगर मुझे लिस्ट ऑफ आइटम चाहिए, रेंज ऑफ आइटम चाहिए, तो वो मैं सब क्वेरी से नहीं मांगूंगा, क्योंकि सब क्वेरी अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करता है तो सब क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वी कैन नॉट यूज ऑर्डर बाय क्लॉज इन सब क्वेरी। कहा गया है कि ऑर्डर बाय क्लॉज को सब क्वेरी में यूज नहीं कर सकते, बट होता क्या है कि अगर आप टॉप कीवर्ड यूज कर लेते हैं तो ऑर्डर बाय क्लॉज लगा सकते हैं। वी कैन नॉट यूज बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर भी हमें सब क्वेरी में यूज नहीं करना चाहिए। उसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि जब आप सब क्वेरी रन करते हैं तो और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उससे हमारे पास सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कराने के लिए हम सब क्वेरी को लिखते हैं। और जब आप बिटवीन लगाते हैं तो रेंज ऑफ वैल्यू आपको देता है। तो जब आपको वो रेंज ऑफ वैल्यू देगा तो सर्टेनली उस केस के अंदर आपका जो सब क्वेरी है वो वर्क नहीं करेगा, बट जो बिटवीन ऑपरेटर है वो मेन क्वेरी में आप लगा सकते हैं, सब क्वेरी में इंप्लीमेंट ना करें। सब क्वेरी रिटर्न मल्टीपल रोज व्हेन वी यूज्ड इन ऑपरेटर इन मेन क्वेरी। अगर आप मेन क्वेरी के अंदर इन ऑपरेटर लगाते हैं तो आपके पास मल्टीपल रोज आपको मिलते हैं। वो कैसे होता है वो हम अभी चेक कर लेते हैं। We can use comparison operators like greater than, smaller than, equal to in सब query। यानी आप जब क्वेरी लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो
यूज कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि भाई जब हम सब क्वेरी लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर तो वो कैसे काम करते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं या स्टैंडर्ड हैं जो कि हमें सब क्वेरी लिखते हुए फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो इट। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और हमें किसी भी अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो सडनली हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि सब क्वेरी कैसे बनाएंगे। तो सब क्वेरी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है सिलेक्ट, ये स्टूडेंट टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं। तो मैं क्या करता हूँ एज के अगेंस्ट में कुछ वैल्यू ले लेता हूँ और कहता हूँ भाई ये जो मेरे पास वैल्यू है उसी के बेस पर मुझे रिजल्ट सेट मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या क्या कहता हूँ सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैंने कहा सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मैं ये कहूँगा, भले ही आपको एरर नहीं दे रहा हो, अभी नहीं दे रहा हो क्योंकि ये डिज़ाइन टाइम है, बट रन टाइम पर ये एरर देगा। अब यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अभी मैंने लिखा सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो जैसे ही हमने सिलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट लिखा तो उस केस के अंदर क्या हुआ कि इसने हमें मल्टीपल वैल्यूज जो है वो रिटर्न की। और हम पहले ही कह चुके हैं कि सब क्वेरी में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेरी के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में जाके आप काम कर रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ लिख दीजिए टॉप 1। इससे क्या करेगा कि ये मुझे सिर्फ एक वैल्यू देगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और जो भी रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ पर रिटर्न में मिल जाएगा। तो अभी हमने कहा कि आप एक वैल्यू जब भी एक्सपेक्ट करते हो किसी क्वेरी के थ्रू तो ही आप सब क्वेरी यूज करें, अदरवाइज एक से ज़्यादा के लिए सब क्वेरी यूज नहीं हो सकता। अब दूसरा हमने कहा ऑर्डर बाय क्लॉज यूज नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर बाय क्लॉज यूज नहीं हो सकता, बट अगर आप टॉप कीवर्ड लिखते हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज हो सकता है, ऑर्डर बाय आईडी। तो ये आपको अभी एरर नहीं देगा, रिजल्ट आपको देगा। रिजल्ट देने के पीछे कारण क्या है कि भाई यहाँ से जब आप रिजल्ट ये टॉप 1 की डिमांड करती हो तो एक ही तो वैल्यू आ रही है। अब एक ही वैल्यू आ रही है, उसके ऊपर आपने क्या किया, ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दिया। तो भाई ऑर्डर बाय क्लॉज तो किसके ऊपर काम कर रहा है, कोई ग्रुप ऑफ वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, लिस्ट भी नहीं है हमारे पास, तो वैल्यू एक ही है। अब एक वैल्यू का आप ऑर्डर बाय करें या ना करें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसने आपको कोई भी एरर थ्रो नहीं किया। बट ध्यान रखिएगा अगर आप इसको हटा देंगे यहाँ पर और फिर इसको यूज करना चाहेंगे तो ये स्टेटमेंट भले ही आपको इनर क्वेरी में एक्सेप्शन थ्रो ना करे, बट जैसे ही आप मेन क्वेरी के साथ इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये आपको क्या देगा कि जब तक आप टॉप कीवर्ड यूज नहीं करते हैं तब तक आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑर्डर बाय नहीं लगा सकते, जो कि अभी आपको मैंने समझाया था। बट अगर आप टॉप लगाते हो तो इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद हमसे कहता है कि आप बिटवीन ऑपरेटर भी यूज ना करें। मैं अभी आपको बता चुका हूँ बिटवीन ऑपरेटर यूज करने का कारण क्या है कि हमें रेंज ऑफ वैल्यू चाहिए। तो जब मैं सब क्वेरी की बात करता हूँ तो सब क्वेरी के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, यानी हमें इस बात के बारे में पता है कि वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। और जब वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस केस में रेंज ऑफ वैल्यू की डिमांड हम नहीं कर सकते, इसीलिए बिटवीन ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। अब कहा गया है कि आप सब क्वेरी रिटर्न मल्टीपल रोज व्हेन वी यूज्ड इन ऑपरेटर इन मेन क्वेरी। अगर मेन क्वेरी में आप इन ऑपरेटर लगाते हो तो इन ऑपरेटर के बारे में पहले आपने पढ़ा था, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे पीछे के कुछ चैप्टर्स हैं उसको जाके देखिए और उसमें मैंने इन ऑपरेटर को समझाया हुआ है। तो इन ऑपरेटर क्या है कि हमें एक रेंज ऑफ वैल्यू देता है। तो अगर आप रेंज ऑफ वैल्यू लेके चलते हो तो उस केस के अंदर यहां पर सब क्वेरी में आप नहीं लेंगे। सब क्वेरी में अगर आपने कहा
वेयर एज फ्रॉम दिस एंड दिस, ये जो आपको वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है आपको, रेंज ऑफ वैल्यू दे रहा है, ये लिस्ट दे रहा है। अब मैंने इसे ये कह दिया एज इन, ये जो है क्वेरी लग रही है, ये मेन क्वेरी के साथ मैं लगा रहा हूं इन ऑपरेटर को। तो मेन क्वेरी के साथ जब मैं इसको लगाऊंगा तो यहां पर इसके अगेंस्ट में जो भी सब क्वेरी के अगेंस्ट में मेरे पास ये वैल्यू आई, तो इसके अगेंस्ट में जो भी एज के अगेंस्ट में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स ये मुझे डिस्प्ले कर देगा। तो इन ऑपरेटर हम लगाते हैं, बट इन ऑपरेटर लगाते हैं मेन क्वेरी में, सब क्वेरी में इन ऑपरेटर नहीं लगा सकते। सेम रीजन, वी आर एक्सपेक्टिंग अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम ए सब क्वेरी, दैट्स वाई हम यहाँ पर इन ऑपरेटर नहीं लगा सकते, क्योंकि इन ऑपरेटर हमें रेंज ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा सब क्वेरी का सेक्शन। सब क्वेरी को और हम बहुत ज़्यादा डीपली में, कई बार होता है मल्टी रोज के बेस पर हम सब क्वेरी लिखते हैं, बट वो जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे और जब आपका ये बिगनर स्टेप पूरे का पूरा आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो एडवांस में जब हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे उस टाइप पर हम देखेंगे सब क्वेरी को और बेहतर तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इसको हम पहले समझ लें, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या है? CTE was introduced in school in 2005। एसक्यूएल सर्वर के 2005 के साथ यहाँ पर ये CTE को इंट्रोड्यूस किया गया था। CTE को हम कहते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन करता क्या है? इज अ टेम्पररी नेम रिजल्ट सेट दैट यू कैन रेफरेंस विद सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट। अब इसको भी हम सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन ये होता क्या है? जब भी आप CTE को यूज करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने एक टेम्पररी जो है रिजल्ट सेट ऑब्टेन कर लिया CTE के थ्रू। तो CTE के थ्रू एक टेम्पररी जब रिजल्ट सेट ऑब्टेन कर लेते हो तो आप उस रिजल्ट सेट को फर्दर जैसे यूज करना चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए एक टेम्पररी स्टोरेज में रिजल्ट सेट चाहिए, रिजल्ट कुछ वैल्यूज मुझे चाहिए, तो उस केस में हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब इसमें एक कॉमन टेबल होता है, एक्सप्रेशन में होता है रिकर्सिव CTE। शायद आप लोगों में से इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन रिकर्सिव CTE क्या होता है कि अगर CTE के अंदर आप और CTE को यूज़ करते हैं तो वो रिकर्सिव CTE कहलाता है। अगर अपने आप को ही CTE अपने आप को ही रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं तो रिकर्सिव कहलाता है। इसमें क्या होता है कि हायरार्कियल लेवल का जो हमारे पास डाटा होता है, हायरार्कियल डाटा होता है, उसको ऑब्टेन करने में रिकर्सिव CTE बहुत यूजफुल होता है। तो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम देखेंगे रिकर्सिव CTE काम कैसे करता है। पहले हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का सिंटैक्स समझिएगा। सबसे पहले जब भी आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो विद जो है इसका कीवर्ड है, विद कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसका आपको CTE का जो भी नेम है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एज लिखना पड़ेगा, और एज के बाद अगर मान लो आप कुछ पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि विद लगाया, CTE का नाम दिया, और कुछ मुझे अपने हिसाब से कॉलम रिटर्न करने थे, ठीक है, तो वो कॉलम जो है वो मैंने यहाँ पर नाम दे दिए। तो इस कॉलम के हिसाब से जो वैल्यू रिटर्न होगा वो ये वैल्यू मेरे पास CTE के थ्रू ऑब्टेन होता है। तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं, एज पास करें, एज के बाद आपका मेन CTE बॉडी आ जाता है। जब आप ये CTE कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक टेम्पररी रिजल्ट सेट मिल जाता है। तो जब मुझे टेम्पररी रिजल्ट सेट मिल जाता है तो उसको यूज करने के बाद बात आती है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट करके हमने उस CTE को यूज कर लिया, यानी एक टेम्पररी पूरा रिजल्ट सेट लेने के बाद उस रिजल्ट सेट को हम यूज करते हैं। उस रिजल्ट सेट के ऊपर क्या करते हैं, रिजल्ट सेट जो होता है जस्ट लाइक अ टेबल बन जाता है हमारा। जैसे कि यहाँ हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एंड दिस, हमें पता है सिलेक्ट स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो CTE हमने लिया एक
कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक टेम्पररी टाइप का रिजल्ट सेट, टेम्पररी टाइप का टेबल बना के इसने मुझे दे दिया, उसमें वैल्यू स्टोर है और उसके ऊपर अब आप अपनी क्वेरी करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले आप इसका कीवर्ड है उसे स्टार्ट करेंगे। मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, उसके बाद कहता हूँ एज इसको रिजल्ट देना है। लास्ट टाइम हमने कंपनी और कैंडिडेट के बीच में एक क्वेरी बनाई थी, फुल आउटर ज्वाइन हमने बनाया हुआ था। हम क्या करते हैं, उसी को यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर पास कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसकी बॉडी में हम इसको पैरेंथेसिस में डाल दें, अदरवाइज ये एरर देगा आपको। और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम CTE रिजल्ट। इस CTE रिजल्ट, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगा ये CTE के अंदर है और CTE रिजल्ट से हमने यहाँ पर इसको आगे प्रोसेस कर लिया है। तो अभी हमने कहा है कि CTE रिजल्ट जो है कॉमन टाइप का एक्सप्रेशन है, यानी एक आपको एक रिजल्ट सेट दे दिया, टेम्पररी आपको उसने एक टेबल बना के दे दिया। आप क्या करें, उस टेबल के ऊपर कुछ भी क्वेरी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप मान लें कि मेरे पास CTE से एक रिजल्ट आया है, यहाँ पर मैं कहता हूँ वेयर कंपनी ID इज नॉट नल, तो हमें वो स्टेटमेंट निकालनी है इसके अंदर से जिसमें कंपनी ID नल नहीं है। तो देखिए वही स्टेटमेंट निकला जहाँ पर कंपनी ID नल नहीं है। अगर हमने इसको नहीं रखा हुआ था तो यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो हमारी क्या आ रही थी, इसके अंदर कंपनी ID जो नल वाली स्टेटमेंट थी, जो हमने इसके अंदर नॉर्मल रिजल्ट था वही हमारे पास आ रहा था। तो हमने कहा है कि जो हमारे पास एक टेम्पररी रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भी अगर हम उसके ऊपर कोई क्वेरी करना चाहें, कुछ अपने और दूसरी एक्सप्रेशंस को यूज़ करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको और लिखना चाहें तो यहाँ पर और कर सकते हैं, जैसे ऑर्डर बाय आप कर देते हैं फुल नेम, ऑर्डर बाय फुल नेम, और इसको हम असेंडिंग लिख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको रन कर देते हैं। तो देखिए इसमें कंपनी ID जो नल नहीं था उसको रखा और जो हमारे पास ऑर्डर बाय है वो ऑर्डर बाय आपका उसने असेंडिंग ऑर्डर में हमें फुल नेम को करके दे दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास CTE का। तो CTE के बाद मैंने कहा था एक रिकर्सिव CTE भी होता है हमारे पास। रिकर्सिव CTE के लिए मैंने आपको कहा था कि रिकर्सिव CTE क्या काम करता है कि अगर आप CTE के अंदर खुद CTE को कॉल कर लेते हैं तो वो रिकर्सिव कहलाता है। और इसमें हायरार्कियल अगर आप डाटा लेना चाहते हैं, हायरार्की का डाटा अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो रिकर्सिव CTE यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक रिकर्सिव CTE का मैंने एक क्वेरी बना रखा है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि रिकर्सिव किस तरीके से है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक CTE हमने बनाया है, CTE के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इस CTE को दोबारा से कॉल किया हुआ है। CTE के अंदर मैंने CTE को कॉल किया हुआ है। तो अब ये जो मेरा मेन टेबल था वो एम्प्लॉयज़ नाम से टेबल है। तो मैं यहाँ पर आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, देखिए यहाँ पर हमारे पास मैनेजर ID है, ठीक है। मुझे हायरार्की पता करनी है कि किसका किसके बाद क्या ऑर्डर आ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस क्वेरी को रन किया। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का जो लेवल है सबसे टॉप पर ये है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर ये है, थर्ड पोजीशन पर ये है, फोर्थ पोजीशन पर ये है। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों को रन करें तो हमें पता चल जाता है कि हायरार्की पता करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो रिकर्सिव CTE हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें हायरार्की के बेस पर हायरार्की कल अगर डाटा हमें निकालना हो तो हम रिकर्सिव CTE यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि CTE को CTE के अंदर ही कॉल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा CTE। अब CTE के बाद हम
आगे बढ़ते हैं। CTE के बाद हमारे पास आता है व्यूज। तो अगर हम व्यूज के बारे में बात करें तो व्यूज क्या है हमें समझना होगा। व्यूज कहता है व्यूज आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हाइडिंग सम सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड यूजर्स। Views are created with all or some specific columns from table as per requirement and hide the sensitive information from end user। कहने का मतलब ये है कि व्यू जो है वो एक या एक से ज़्यादा टेबल से, जो अंडरलाइंग टेबल्स होते हैं उससे हम अपना एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है एक वर्चुअल टेबल की जो होता है वो टेबल ही होता है, लेकिन वो वर्चुअल टेबल हमें बना के देता है। लेकिन इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि जो एक्चुअल टेबल है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता, वर्चुअल टेबल के साथ इंटरेक्शन होता है। तो इसकी बहुत सारे फायदे हैं, उसको भी हम समझते हैं। द टेबल्स दैट आर यूज टू क्रिएट द व्यूज आर कॉल्ड बेस टेबल। अब मान लो कोई अगर हमने व्यू क्रिएट किया है, मान लो टेबल ए और टेबल बी था, उससे मैंने एक व्यू बनाया है, तो ये दोनों जो टेबल्स हैं ये बेस टेबल कहलाएंगे। View is nothing but select statement output which is stored in database. It look like a normal table. ये एक नॉर्मल टेबल की तरह ही दिखता है एंड यूजर कैन डू ऑल ऑपरेशन लाइक सिलेक्ट, क्रिएट, अपडेट स्टेटमेंट ऑन व्यूज। तो जैसे हम नॉर्मल टेबल के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वैसे ही हम व्यू के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। व्यू कैन क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन और मोर टेबल्स इन डाटाबेस। अगर व्यू के बारे में बात करें तो व्यू जो है वो एक टेबल के लिए बन सकता है, एक से ज़्यादा टेबल के लिए बन सकता है, लेकिन मोस्टली हम हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक टेबल से डाटा को फेच करके लाके ओरिजिनल टेबल को हम हाइड कर देना चाहते हैं या एक से ज़्यादा टेबल हम यूज़ करना चाहते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर व्यू के अलग अलग सिंटेक्स दिया गया है कि अगर आप जब भी कोई व्यू क्रिएट करना चाहें तो उसका सिंटेक्स क्या है, लिखिए क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, और फिर उसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास व्यूज़ के लिए एक नॉर्मल हम व्यू बना लेते हैं। क्रिएट व्यू, व्यू नेम डाल दीजिए व्यू test1 एज, अगर आप कहते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप इस व्यू को रन करें। ये व्यू हमारा बन चुका है। अगर आपको देखना हो कि व्यू जो बना है वो आपका कहाँ बना है तो आप यहाँ चले जाइए। इसके अंदर जो भी आपका डाटाबेस है उसमें चेक करेंगे व्यूज़ है, तो व्यूज़ के अंदर आपके पास कुछ सिस्टम डिफाइंड व्यूज़ होते हैं। तो ये सिस्टम डिफाइंड व्यूज़ जो हैं वो बने हुए हैं ऑलरेडी। तो बहुत सारे व्यूज़ हैं इसके अंदर। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि कौन सा व्यू किसके पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और अगर आप यूज़र डिफाइंड व्यू बनाना चाहते हैं तो वो भी इसी के अंदर आएगा। अब अगर आप इस व्यू को रन करना चाहते हैं तो आप इसे ये कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, हमने व्यू test1 नाम दिया था, इसको रन कर दीजिए। ये आपका व्यू जो है वो बन के आ गया। तो एक सिंपल व्यू हमने बनाया है, ज़्यादा चीज़ों को हमने नहीं दिखाया है। यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल तरीके से हमने व्यू जनरेट किया है। अब व्यू के पास और कहता है कि अगर आप मल्टीपल टेबल से डाटा लाकर व्यू के अंदर रखना चाहते हैं और उस टेबल को जनरेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम एक और व्यू बना लेते हैं, इस व्यू का नाम देते हैं 2। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर जॉइन यूज़ किया था, तो इस जॉइन को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को रन कर दीजिए। व्यू जो है ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये क्या किया हमने, यहाँ पर दो टेबल के बेस पर व्यू क्रिएट किया था और दो टेबल में अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें रखनी थी, निकालनी थी, वो हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली।
ठीक है, और ज्वाइन लगाकर हमने व्यू क्रिएट किया। तो ये मोर देन वन टेबल के ऊपर व्यू बना है। आप अगर इसको रन करना चाहें तो जैसे पहले रन किया था उसी तरीके से आप इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो आप इसे नाम दें और इसे रन कराइए। ये हमारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो आप जिस तरीके से, क्योंकि ये सिंगल टेबल से था, हमने कहा कि सिंगल टेबल के ऊपर भी आप बना सकते हो, मल्टीपल टेबल के ऊपर भी आप बना सकते हो। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप व्यू जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद है व्यू में एक ऑप्शन आता है विद चेक ऑप्शन। तो विद चेक ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आप specifies to the SQL server that all modification on the view should satisfy the definition of the view, यानी आप विद चेक ऑप्शन के साथ आते हैं तो जो भी व्यू के लिए कंडीशन है उसको चेक करते हुए वो व्यू जो है वो जनरेट करेगा। ऐसे ही आप एग्रीगेट फंक्शन लेकर व्यू बनाना चाहें बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप व्यू के अंदर बॉडी में जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है व्यू जब आपने बना लिया और आप चाहते हैं उसके अंदर, मान लो एक बार हमने व्यू बना लिया उसके बाद हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। तो अगर हमें कुछ चीज़ें उसके अंदर चेंज करनी है तो उसके लिए हमें उसको ऑल्टर करना पड़ता है। तो अब अगर आपको व्यू ऑल्टर करना है तो क्या करो, जो भी आपने व्यू बनाया हुआ है उसको अगर आपने ऑल्टर करना है तो उस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, स्किप व्यू एज करके यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट आता है ऑल्टर टू करने के लिए यहाँ पर क्रिएट न्यू क्वेरी विंडो के अंदर जाइए और यहाँ पर व्यू में आपके पास जब स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ऑल्टर व्यू। जैसे कि इसके अंदर बताया हुआ है कि जब भी आप व्यू को ऑल्टर करना चाहते हैं तो क्रिएट की जगह पर ऑल्टर हमारे पास कीवर्ड यूज़ किया जाता है व्यू को ऑल्टर करने के लिए। तो अब अगर मान लो यहाँ पर ये आपने क्वेरी बनाई हुई थी और इस क्वेरी को रन करके देखिए, मान लो यहाँ पर आप कहते हो कि कंपनी आईडी नल नहीं होना चाहिए, वही वाला व्यू मेरे पास, उसी का रिजल्ट हमारे पास व्यू के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर cmp डॉट कंपनी आईडी इज नॉट नल। और क्या करें, इसको एक बार रन करके पहले आप देख लें कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपरली या नहीं। उसके बाद आप जाएं और इसको ऑल्टर कर दीजिए। अब जब आप इस व्यू को दोबारा से रन करेंगे तो यहाँ पर पहले आप देख रहे थे कि आपके पास नल वैल्यू आ रही है। अब अगर आप रन करेंगे तो जो आपने ऑल्टर स्टेटमेंट किया था उसके हिसाब से व्यू जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि व्यू हमें कब बनाना है, किस लिए बनाना है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है ड्रॉप व्यू। तो ड्रॉप व्यू करने का सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर ड्रॉप करने का जो स्टेटमेंट हम स्टार्टिंग से लिखते हुए आ रहे हैं वैसे करेंगे। ड्रॉ, क्या ड्रॉप करना है आपको, ड्रॉप कर दीजिए, लिख लीजिए और यहाँ पर व्यू जो भी आपको ड्रॉप करना है वो व्यू को ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कीजिए और देखिए यहाँ पर व्यू जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो व्यू को अगर हटाना है तो आप इस तरीके से ड्रॉप करके हटा सकते हो। उसके बाद आता है कि जब आप व्यू बना रहे हैं तो व्यू का हमारे पास एडवांटेज क्या होता है। तो व्यूज़ का एडवांटेज आपको समझना पड़ेगा और व्यू क्यों हम बना रहे हैं वो हमें आप ध्यान रखना पड़ेगा। हमने कहा कि भाई ये एक वर्चुअल टेबल हमें बना के देता है, ठीक है, वर्चुअल टेबल बना के देता है, बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमें। देखिए पहला होता है कि सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी का कंसर्न यहाँ पर ये है कि यू कैन रिस्ट्रिक्ट यूजर्स टू access directly to a table and allow them to access a subset of data by view। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर देखिए जो इसमें एक्चुअल टेबल था, मैं यूजर को एक्चुअल टेबल एक्सेस नहीं करने देना चाहता, मैं उसका वही पार्ट एक्सेस करने देना चाहता हूँ जिसे मैं चाहूँ कि ये जो है सेंसिटिव डाटा नहीं रखता और उसको हमें आगे यूजर को दे दें कि भाई इसको एक्सेस कर लो। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। जैसे कि अब एक बार ध्यान रखिए, आपने एक टेबल बना रखा है जिसके अंदर आपने क्या किया, कस्टमर नेम ले रखा है, उसका फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, हो सकता है आपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी एक टेबल के अंदर रखी हुई हो और आप चाहते हो कि मान लो वही टेबल जो है किसी एपीआई के थ्रू या किसी और प्रोसेस से मैं किसी और को एक्सपोज कराना चाहता हूँ।
तो मैं उसके अंदर जो ओरिजिनल चीज़ें हैं मैं नहीं चाहता कि वो किसी के पास जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक व्यू मैं बना लूँगा और व्यू के थ्रू ही सिर्फ उसी टेबल का डाटा एक्सेस यूज़र कर पाएगा, लेकिन जो बेस टेबल का डाटा है वो एक्सेस नहीं होगा। यानी व्यू से एक सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास बन जाती है और सिक्योरिटी जो है एक इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। सिंपलिसिटी है कि आप इसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस में हैव मैनी टेबल विद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। आप जब RDBMS में आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपके पास अलग अलग टेबल हो, अलग अलग तरह की उसके अंदर रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पर उन सब को एक व्यू के थ्रू एक्सपोज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद कंसिस्टेंसी है कि समटाइम यू नीड टू राइट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लॉजिक इन एवरी क्वेरी। हो सकता है कि एक क्वेरी जो है वो आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप उससे बचना चाहते हैं कि एक ही चीज़ मुझे बार बार ना करना पड़े। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक व्यू बना दिया और व्यू बनाकर दे दिया, जहाँ जहाँ उसको यूज़ करना है वहाँ वहाँ उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास व्यूज़ हैं और व्यू का क्या पर्पस है ये मैंने आपको बताया है। व्यू हमें कब यूज़ करना चाहिए ये हमने आपको बताया है, और व्यू किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है ये भी बताया है। ड्रॉप करने का तरीका हम सीख चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर कुछ चीज़ें वर्क करें और कुछ चीज़ें वर्क ना करें। तो हो सकता है भाई अगर आपने कोई मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट कराना हो और उस टाइम पर हमने देखा कि कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रही है उसके अंदर, तो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है तो एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना पड़ता है। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी एक्सेप्शन हैंडल करने का हमारे पास तरीका है। इसके अंदर हमें ट्राई और कैच ब्लॉक लगाना पड़ता है। ट्राई के अंदर जो हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसको रख लेंगे, और कैच ब्लॉक के अंदर हम उस स्टेटमेंट को रखेंगे जिसको हमें, अगर मान लो हमने कोई ट्रांजेक्शन किया और ट्रांजेक्शन जो है सक्सेस नहीं होता है, तो हमने कहा कि वो पूरे का पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, कोई भी उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें टेबल के अंदर नहीं दिखना चाहिए, तो वो हम कैच के अंदर डाल देते हैं। तो आपके पास जब एक्सेप्शन लिखेंगे तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है बिगिन ट्राई, एंड ट्राई, बिगिन कैच, एंड कैच। तो बिगिन ट्राई के अंदर जो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम रखते हैं, और कैच के अंदर उसके अगेंस्ट में हमें क्या, अगर कैच होता है यानी कोई एक्सेप्शन आती है तो हमें क्या एक्शन लेना है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। अब बात करें कि टाइप ऑफ एसक्यूएल सर्वर एक्सेप्शंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक यूजर डिफाइंड होता है, एक सिस्टम डिफाइंड होता है। अब सिस्टम डिफाइंड जैसे कि अभी हम व्यू से पहले इस स्टेटमेंट्स को रन कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया था कि अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है, जैसे सब क्वेरी के अंदर हमने कहा था कि सब क्वेरी के अंदर अगर मान लो हमने कुछ रन किया और सब क्वेरी के अंदर अगर हमने कुछ ऐसा यूज़ किया है जो कि सिस्टम के हिसाब से सही नहीं है, तो वो अपने आप ही एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, तो वो सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन कहलाते हैं। अब जब आप यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस लिखते हैं तो वहाँ पर या कुछ चीज़ें हैं जो इसके पास प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जैसे एरर नंबर है, तो एरर नंबर हमें नंबर ऑफ एरर रिटर्न करता है। एस एरर सेवरिटी है, रिटर्न सेवरिटी। एरर स्टेट है, कौन एरर स्टेट नंबर हमें बताता है। एरर प्रोसीजर है, कहाँ कहता है रिटर्न द नेम ऑफ द स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर वेयर एरर हैज़ अकर्ड, किस लाइन पर एरर हुआ है, एरर का क्या मैसेज है, वो सारी चीज़ें हम इन पर्टिकुलर मेथड्स के थ्रू जनरेट कर लेते हैं। और अभी हमने बताया कि जो एक्सेप्शन है उसका आपके पास सिंटैक्स क्या है, बिगिन ट्राई एंड ट्राई, इसके बीच में आप स्टेटमेंट लिखेंगे, और बिगिन कैच एंड कैच के बीच में आप एक्सेप्शन वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसको हम जब प्रोसीजर बनाएंगे उस टाइम पर मैं इसको यूज़ करना बताऊंगा कि जो एक्सेप्शंस हमें हैंडल करना हो, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट अगर एक साथ हमें रन करना होता है तो उसके अंदर अगर हमें एक्सेप्शन को मैनेज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। इसके बाद आता है कि आप अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं अपने एसक्यूएल के अंदर,
तो एसक्यूएल के अंदर वेरिएबल डिफाइन करने का हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। इसका आपके पास कीवर्ड होता है, कीवर्ड है हमारे पास डिक्लेयर। उसके बाद आप जो भी वेरिएबल का नेम देना चाहें वेरिएबल के नेम दे दें, और किस टाइप का वेरिएबल आप बनाना चाहते हैं वो वेरिएबल आप बता सकते हैं, डाटा टाइप बता सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप उसमें कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया, एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर इस स्टेटमेंट को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं @my वेरिएबल है, इसको प्रिंट कराकर हम रन करते हैं। तो जो भी हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, कैरेक्टर कैट टाइप का था, उसकी लेंथ हमने बता दी, इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया और ये हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। अगर आपको कहीं और इसे यूज़ करना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेरिएबल जो है डिफाइन कर सकते हैं। ये जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं लोकल वेरिएबल, तो ये सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करता है। यूज टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू इनटू द वेरिएबल असाइन किया जाता है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम समझेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, फिर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम अगले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे।